So dear all students, we have start a new lesson number 10, मानव बस्ती ह्यूमन सेटलमेंट। मानव भूगोल के मूल सिद्धांत जो आपकी बुक है मानव भूगोल के मूल सिद्धांत फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी जो आपकी बुक है उस बुक का ये अंतिम अध्याय है, अध्याय नंबर 10 ह्यूमन सेटलमेंट। तो चलिए शुरू करते हैं। मानव बस्तियों के बारे में बात की गई है इसमें। हम सब मकानों के समूह में रहते हैं। आप इसे ग्राम, नगर या एक शहर कह सकते हैं। यह सभी मानव बस्ती के उदाहरण हैं। मानव बस्ती का अध्ययन मानव भूगोल का मूल है, क्योंकि किसी भी क्षेत्र में बस्तियों का रूप उस क्षेत्र के वातावरण से मानव का संबंध दर्शाता है। तो वातावरण के साथ मानव का क्या संबंध है, इसको दर्शाता है कौन? सेटलमेंट या बस्तियाँ। आप विलेज कह लें या टाउन कह लें या आप सिटी कह लें, तीनों किसके एग्जाम्पल हैं? तीनों एग्जाम्पल हैं आपका मानव बस्ती या सेटलमेंट के। एक स्थान जो साधारणतया स्थायी रूप से बसा हुआ हो उसे मानव बस्ती कहते हैं। मकानों का स्वरूप बदला जा सकता है, उनके कार्य बदल सकते हैं, परंतु बस्तियां समय एवं स्थान के साथ निरंतर बसती रहेंगी। कुछ बस्तियां अस्थायी हो सकती हैं, जिसमें निवास कुछ ही समय, जैसे ऋतु निवास, ऋतु एक ऋतु के लिए होता है। तो अस्थायी होती हैं, कुछ टेम्परेरी होती हैं, और जो मकान होते हैं वो मूल रूप से क्या होते हैं? वो स्थायी होते हैं या परमानेंट होते हैं। परंतु कुछ सीजनल, जब आप सेटलमेंट बनाते हैं तो वो बट सेटलमेंट कैसे होते हैं? वो सेटलमेंट आपका अस्थायी या टेम्परेरी होते हैं। अगला है बस्तियों का वर्गीकरण, ग्रामीण नगरीय द्विविभाजन। तो अगर हम बस्तियों का वर्गीकरण करेंगे, सेटलमेंट को अगर हम डिवाइड करेंगे, तो ये रूरल और अर्बन टू टाइप के होते हैं। यह सभी स्वीकार करते हैं कि बस्तियों में भेद नगरीय व ग्रामीण आधार पर होता है, परंतु हम किसको ग्राम कहें एवं किसको नगर, इस पर कोई मतैक्य नहीं है। तो ग्राम और नगर हम किसे कहेंगे, तो इसके ऊपर कोई सही तरीके से परिभाषित नहीं किया गया है। यद्यपि जनसंख्या इसका एक मापदंड हो सकती है, पर यह सर्वव्यापी मापदंड नहीं हो सकता, क्योंकि भारत एवं चीन में जो घने बसे देश हैं उनमें कई ऐसे ग्राम हैं जिनकी जनसंख्या पश्चिमी यूरोप एवं संयुक्त राज्य अमेरिका के नगरों से अधिक है। तो इसीलिए ये नहीं हो सकता, क्योंकि जो इंडिया और चाइना है, यहाँ पर के जो गांव हैं, घने बसे जो विलेजेस हैं, वो जो यूएसए और यूरोप के जो नगर हैं, टाउन हैं, उनसे ज़्यादा पॉपुलेशन वाले हैं। ठीक, तो इसीलिए इसकी डेफिनेशन पॉपुलेशन के आधार पे कोई निश्चित नहीं की गई है। एक समय था जब ग्राम के निवासियों का मुख्य उद्यम कृषि करना, प्राथमिक गतिविधियों में लगे रहना था, परंतु वर्तमान समय में विश्व के विकसित देशों की नगरीय जनसंख्या यद्यपि शहरों में कार्य करती है, तथापि वे गांवों में रहना पसंद करते हैं। अतः ग्रामों एवं शहरों में आधारभूत अंतर यह होता है कि नगरों या शहरों के निवासियों का मुख्य व्यवसाय द्वितीयक एवं तृतीयक क्रिया गतिविधियों से संबंधित है। तो जो नगर और गांव की जो गतिविधियां हैं वो द्वितीयक और तृतीय क्रियाकलाप से संबंधित होती हैं। इसके विपरीत गांव में रहने वाले निवासियों का मुख्य व्यवसाय प्राथमिक गतिविधियों जैसे कृषि, मछली पकड़ना, लकड़ी काटना, खनन करना, पशुपालन करना इत्यादि होता है। तो अगर हम बात करें यहाँ पर सेटलमेंट की, तो सेटलमेंट मूल रूप से यहाँ पर टू टाइप का हो गया है। एक हो गया है अर्बन और एक हो गया है रूरल, या तो हम इसे कह लें ग्रामीण या नगरीय। अब नगरों में कैसी एक्टिविटी होती हैं आपको पता है, यहाँ पर कौन से होंगे? द्वितीयक और
तृतीय क्रियाकलाप। यहाँ पर होंगे सेकेंडरी एंड टर्शियरी एक्टिविटी, जबकि यहाँ पर प्राथमिक एक्टिविटी यहाँ पर द्वितीयक और तृतीय क्रियाकलाप, जबकि ग्रामों में कैसी होगी, प्राइमरी एक्टिविटी या प्राथमिक क्रियाकलाप, जिसमें खनन, लकड़ी काटना, मछली पकड़ना इत्यादि आता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला है उपनगरीयकरण, सब अर्बनाइजेशन इसे हम कहते हैं। ये क्या है जरा देख लेते हैं, क्योंकि बॉक्स के अंदर जो होता है बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। यह एक नगरीय प्रवृत्ति है जिसमें मनुष्य शहर के घने बसे क्षेत्रों से हटकर रहन सहन की अच्छी गुणवत्ता की खोज में शहर के बाहर स्वच्छ एवं खुले क्षेत्रों में जा रहे हैं। बड़े शहरों के समीप ऐसे महत्वपूर्ण उपनगर विकसित हो जाते हैं जहां से प्रतिदिन हजारों व्यक्ति अपने घरों से कार्यस्थलों पर जाते हैं। तो यहाँ पर अगर हम मान लें ये दिल्ली है, ये अगर दिल्ली है तो स्पेलिंग गलत हो गई। नॉर्मली हम इस बॉक्स के अंदर अगर हम दिल्ली मान लें, दिल्ली, और इसके आसपास हम मान लें फरीदाबाद, गाजियाबाद, अजमेर या अन्य कोई शहर। तो यहाँ पर जो ये आसपास के जो एरिया हैं इनको हम उपनगर की संज्ञा दे सकते हैं, जहाँ पर पॉपुलेशन तो रहती है लेकिन काम करने के लिए कहाँ जाते हैं, दिल्ली जाते हैं। चलिए ग्रामीण एवं नगरीय जनसंख्या में उनके द्वारा संपन्न कार्यों के आधार पर विभेदीकरण अधिक अर्थपूर्ण है, क्योंकि ग्रामीण एवं नगरीय बस्तियों द्वारा किए गए कार्यों के पदानुक्रम में समरूपता नहीं है। संयुक्त राज्य अमेरिका में पेट्रोल पंप को पदानुक्रम में निम्न श्रेणी का कार्य समझा जाता है, जबकि भारत में यह नगरीय कार्य के अंतर्गत आता है। तो भारत में पेट्रोल पंप पे काम करना जो है नगरीकरण के अंतर्गत आता है, जबकि अमेरिका में ये काम निम्न श्रेणी का है या ग्रामीण क्षेत्रों के अंतर्गत करने वाला काम इसे कहा जाता होगा। यहाँ तक कि एक देश के अंदर ही कार्यों का स्तर प्रादेशिक अर्थव्यवस्था के अनुसार अलग अलग हो सकता है। जो सुविधाएं विकसित देशों के ग्रामों में पाई जाती हैं, वैसी सुविधाएं विकासशील एवं अल्प विकसित देशों के गांवों में दुर्लभ है। अगला हम देखते हैं, बॉक्स के अंदर कुछ विशेष दिया गया है। 1991 की भारतीय जनगणना में नगरीय बस्ती को इस प्रकार परिभाषित किया गया है कि सभी स्थान जहां नगरपालिका, निगम, छावनी बोर्ड, कैंटोनमेंट बोर्ड या अधिसूचित नगरीय क्षेत्र समिति, नोटिफाइड टाउन एरिया कमेटी हो एवं कम से कम 5000 व्यक्ति वहां निवास करते हों, 75% पुरुष श्रमिक गैर कृषि कार्यों में संलग्न हों व जनसंख्या का घनत्व 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हो, ऐसे स्थानीय क्षेत्र को नगरीय बस्ती कहेंगे। तो जहाँ पर 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व हो और जहाँ पर 75% जो मेल हैं वो गैर एग्रीकल्चर बेस कामों पर लगे हों, और क्या हो, कम से कम 5000 तक की जनसंख्या हो, तो उस क्षेत्र को हम क्या कहेंगे, उस क्षेत्र को हम कहेंगे नगर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है बस्तियों के प्रकार एवं प्रतिरूप। ठीक, तो इसको भी देख लेते हैं, टाइप एंड पैटर्न। बस्तियों का वर्गीकरण उनकी आकृति एवं प्रतिरूपों के आधार पर किया जाता है। आकृति के आधार पर बस्तियों को मुख्यतः निम्न प्रकारों में वर्गीकृत किया जा सकता है। पहला है संहत बस्ती। इसे हम बोल सकते हैं संहत बस्ती को कम्पैक्ट या न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट, मतलब एकदम कंजेस्टेड एक साथ इसमें सेटलमेंट होता है, डेंसिटी काफ़ी होती है। इस प्रकार की बस्तियां वे होती हैं जिसमें मकान एक दूसरे के समीप बनाए जाते हैं।
इस तरह की बस्तियों का विकास नदी घाटियों के सहारे या उपजाऊ मैदान में होता है। यहाँ रहने वाला समुदाय मिलकर रहता है एवं उनके व्यवसाय भी समान होते हैं। अगला है प्रकीर्ण बस्ती, या इसे हम कहेंगे डिस्पर्स सेटलमेंट। इन बस्तियों में मकान दूर दूर होते हैं तथा प्रायः खेतों के द्वारा एक दूसरे से अलग होते हैं। एक सांस्कृतिक आकृति जैसे पूजा स्थल अथवा बाजार बस्तियों को एक साथ बांधता है। प्रकीर्ण बस्तियों के एग्जाम्पल ये देखिए, कुछ मकान यहाँ हैं, कुछ यहाँ, कुछ यहाँ, तो कुछ यहाँ। और जबकि संहत बस्तियां यहाँ पर आप देख सकते हैं एक ही साथ बसे हुए हैं। अगला है ग्रामीण बस्ती, रूरल सेटलमेंट। ग्रामीण बस्ती अधिक निकटता से तथा प्रत्यक्ष रूप से भूमि से नज़दीकी संबंध रखती है। यहाँ के निवासी अधिकतर प्राथमिक गतिविधियों में संलग्न होते हैं, जैसे कृषि, पशुपालन, मछली पकड़ना आदि इनके प्रमुख व्यवसाय होते हैं। बस्तियों का आकार अपेक्षाकृत छोटा होता है। ग्रामीण बस्तियों को प्रभावित करने वाले कारक, अब इनको इफेक्ट पहुंचाने वाले जो इफेक्टिव कॉजेज हैं उनके बारे में देख लेते हैं कि ग्रामीण बस्तियों को क्या क्या चीज़ें प्रभावित करती हैं। जल के निकट बस्ती, तो ये पानी जा रहा है और इसके आसपास बस्तियां बसी हुई हैं। चलिए, प्रभावित करने वाले कारक हैं, तो इसमें पहला कारक है आपका जल आपूर्ति, वाटर सप्लाई। तो ग्रामीण बस्तियों को वाटर सप्लाई भी बहुत हद तक प्रभावित करती है, क्योंकि जहाँ पर नदी होगी तो उसके आसपास ही लोग बसना शुरू कर देते हैं, जैसे यहाँ पर है। साधारणतया ग्रामीण बस्तियां जल स्रोतों या जल राशियों जैसे नदियां, झीलें, झरनों इत्यादि के समीप स्थित होती हैं, जहां जल आसानी से उपलब्ध हो जाता है। कभी कभी पानी की आवश्यकता लोगों को अन्यथा असुविधाजनक स्थानों जैसे दलदल से घिरे द्वीपों अथवा नदी किनारों के निचले क्षेत्रों में बसने के लिए प्रेरित करते हैं। अधिकांश जल आधारित नम बिंदु बस्तियों में पीने, खाना बनाने, वस्त्र धोने आदि के लिए जल की उपलब्धि जैसे अनेक लाभ उपलब्ध होते हैं। फार्म भूमि की सिंचाई के लिए नदियों और झीलों का उपयोग किया जा सकता है। इन्हीं जल स्रोतों से वहां के निवासी भोजन हेतु मछली पकड़ते हैं तथा नाव चलाने योग्य नदियां एवं झीलें जल यातायात के लिए भी प्रयोग की जाती हैं। तो यहाँ पर बहुत से अन्य काम भी उसके द्वारा किए जाते हैं। अगला है भूमि, या हम इसे कहेंगे लैंड। मनुष्य बसने के लिए उस जगह का चुनाव करता है जहाँ की भूमि कृषि कार्य के लिए उपयुक्त व उपजाऊ हो। यूरोप में दलदली क्षेत्र एवं निचले क्षेत्र में बस्तियां नहीं बसाई जाती हैं, जबकि दक्षिणी पूर्वी एशिया में रहने वाले लोग नदी घाटियों के निम्न भाग एवं तटवर्ती मैदानों के निकट बस्तियां बसाते हैं, जो कि उन्हें नम चावल की कृषि के लिए सहायक होते हैं। किसी भी क्षेत्र में प्रारंभिक अधिवास उपजाऊ एवं समतल क्षेत्र में ही बसते हैं। तो जो लैंड का एरिया है वो भी कैसा होना चाहिए, या तो फर्टाइल होना चाहिए, प्लेन होना चाहिए, और वहाँ पर रहने योग्य कंडीशन भी होनी चाहिए क्लाइमेटिक। अगला है उच्च भूमि क्षेत्र, हाईलैंड। तो इसे भी देख लेते हैं, या अपलैंड इसे हम कहते हैं। मानव ने अपने अधिवास क्षेत्र ऊंचे क्षेत्रों को इसीलिए चुना कि वहां पर बाढ़ के समय होने वाली क्षति से बचा जा सके एवं मकान व जीवन सुरक्षित रह सकें। नदी बेसिन के निम्न भाग में बस्तियां नदी वेदिकाओं एवं तटबंधों पर बसाई जाती हैं, क्योंकि ये भाग शुष्क बिंदु होते हैं। उष्णकटिबंधीय देशों के दलदली क्षेत्रों के निकट लोग अपने मकान स्तंभों पर बनाते हैं, जिससे कि बाढ़ एवं कीड़े मकोड़ों से बचा जा सके। तो उष्णकटिबंधीय जो क्षेत्र हैं वहाँ पर मकान इस तरीके से नीचे से लकड़ी लगाई जाती है और ऊपर मकान बनाए जाते हैं, तो स्तंभी मकान इनको हम कहते हैं। अगला है गृह निर्माण सामग्री। ठीक, तो बिल्डिंग मटेरियल को भी हम देख लेते हैं। मानव बस्तियों के विकसित होने में गृह निर्माण सामग्री की
उपलब्धता भी एक बड़ा कारक होती है। जहाँ आसानी से लकड़ी, पत्थर आदि प्राप्त हो जाते हैं, मनुष्य वहीं अपनी बस्तियां बसाता है। वनों को काट कर प्राचीन गांवों को बनाया गया था, जहां लकड़ी बहुतायत में थी। चीन के लोयस क्षेत्र में वहां के निवासी कंदराओं में मकान बनाते थे एवं अफ्रीका के सवाना प्रदेश में कच्ची ईंटों के मकान बनते थे, जबकि ध्रुवीय क्षेत्रों में एस्किमो हिमखंडों से अपने इग्लू का निर्माण करते थे। तो एस्किमो जो ट्राइबल कम्युनिटी है, जो आपका पोलर रीजन में रहती है, तो वो इग्लू बनाती है। इग्लू उल्टी टोपी के आकार का एक हिम का एक स्ट्रक्चर है। तो इस तरीके से स्नो स्नो होती है पूरी, और यहाँ से अंदर जाने का मार्ग है और इस तरीके से बनाया जाता है। सुरक्षा, अब ग्रामीण बस्तियों में जो सिक्योरिटी है उसके बारे में बात कर लेते हैं, या डिफेंस हम इसे कहेंगे। राजनीतिक अस्थिरता, युद्ध या पड़ोसी समूहों के उपद्रवी होने की स्थिति में गांवों को सुरक्षात्मक पहाड़ियों एवं द्वीपों पर बसाया जाता था। नाइजीरिया में खड़े इंसेलबर्ग अच्छी सुरक्षित स्थिति प्रदान करते हैं। भारत में अधिकतर दुर्ग ऊंचे स्थानों अथवा पहाड़ियों पर स्थित हैं। अगला है नियोजित बस्तियां, ठीक, प्लान्ड सेटलमेंट। तो इसे देख लेते हैं। इस तरह की बस्तियां सरकार द्वारा बसाई जाती हैं। ग्रामवासियों द्वारा स्वतः जिन बस्तियों की स्थिति का चयन नहीं किया जाता, सरकार द्वारा अधिग्रहित की गई ऐसी भूमि पर निवासियों को सभी प्रकार की सुविधाएं जैसे आवास, पानी तथा अन्य अवसंरचना आदि उपलब्ध कराकर बस्तियों को विकसित करती हैं। इथोपिया में सरकार ग्रामीणीकरण योजना एवं भारत में इंदिरा गांधी नहर के क्षेत्र में नहरी बस्तियों का विकास इसके अच्छे उदाहरण हैं। अगला है ग्रामीण बस्तियों के प्रतिरूप, पैटर्न ऑफ रूरल सेटलमेंट। तो इसे हम देख लेते हैं। ग्रामीण बस्तियों का प्रतिरूप यह दर्शाता है कि मकानों की स्थिति किस प्रकार दूसरे से संबंधित है। गांव की आकृति एवं प्रसार को प्रभावित करने वाले कारकों में गांव की स्थिति, समीपवर्ती स्थलाकृति एवं क्षेत्र का भूभाग प्रमुख स्थान रखते हैं। ग्रामीण बस्तियों का वर्गीकरण कई मापदंडों के आधार पर किया जाता है। तो ग्रामीण बस्तियों का वर्गीकरण देख लेते हैं एक बार। पहला है विन्यास के आधार पर। इनके मुख्य प्रकार मैदान ग्राम, पठारी, तटीय ग्राम, वन ग्राम एवं मरुस्थली ग्राम हैं। दूसरा है कार्य के आधार पर, ठीक, इसमें कृषि प्रधान मछुआरों के गांव, लकड़हारों के गांव, पशुपालक गांव आदि आते हैं। अगला इसमें आ रहा है बस्तियों की आकृति के आधार पर। इसमें कई प्रकार की ज्यामितिक आकृतियां हो सकती हैं, जैसे टी रेखीय, आयताकार, वृत्ताकार, तारे के आकार की, टी के आकार की, चौकपट्टी और दोहरे ग्राम इत्यादि। तो पहला है इसमें रेखीय प्रतिरूप। उस प्रकार की बस्तियों में मकान सड़कों, रेल लाइनों, नदियों, नहरों, घाटी के किनारे अथवा तटबंधों पर स्थित होते हैं। तो रेखीय प्रतिरूप कैसा है? जो सड़कों के किनारे, रेल लाइन है, नदियाँ और घाटियों के किनारे या नहरों के किनारे होते हैं। तो ये है आपका, इसे आप नहर, घाटी या सड़क मान लें, और इसके आसपास सेटलमेंट है जिसे हम रेखीय प्रतिरूप कह रहे हैं। अगला है इसमें आयताकार प्रतिरूप। ग्रामीण बस्तियों का यह प्रतिरूप समतल क्षेत्र अथवा चौड़ी अंतरा पर्वतीय घाटियों में बसाया जाता है। इसमें सड़कें आयताकार होती हैं जो एक दूसरे को समकोण पर काटती हैं। तो ये एक दूसरे को समकोण पर काट रही हैं, तो ये आयताकार प्रतिरूप या इसे चौकपट्टी प्रतिरूप भी कहते हैं। अगला देखते हैं वृत्ताकार प्रतिरूप। चलिए, इस प्रकार के गांव झीलों व तालाबों आदि क्षेत्रों के चारों ओर बस जाने से विकसित होते हैं। कभी कभी ग्राम को इस योजना से बसाया जाता है कि उसका मध्य भाग खुला रहे, जिसमें पशुओं को रखा जाए
ताकि वे जंगली जानवरों से सुरक्षित रहें। तो ये है आपका वृत्ताकार प्रतिरूप। अगला है इसमें तारे के आकार का प्रतिरूप। जहाँ कई मार्ग आकर एक स्थान पर मिलते हैं और उन मार्गों के सहारे मकान बन जाते हैं, वहाँ तारे के आकार की बस्तियाँ विकसित होती हैं। तो यह है तारे के आकार का प्रतिरूप। जहाँ बहुत ज़्यादा मार्ग आपस में मिल जाते हैं उसे तारे के आकार का प्रतिरूप हम कहते हैं जी। आगे बढ़ते हैं। टी अथवा आकार, वाई आकार, क्रॉस आकार, टी के आकार की बस्तियां सड़क के तिराहे पर विकसित होती हैं, जबकि वाई आकार की बस्तियां उन क्षेत्रों में पाई जाती हैं जहां पर दो मार्ग आकर तीसरे मार्ग से मिलते हैं। क्रॉस आकार की बस्तियां चौराहों पर प्रारंभ होती हैं, जहां चौराहे के चारों दिशा में बसाव आरंभ हो जाता है। तो ये चौराहों पर होने वाले आकार हैं। तो इस तरीके से आप इसे देख सकते हैं। ये टी आकार कह लें या वाई आकार कह लें। एक तरफ से टी भी बन गया, यहाँ से इस तरीके से देखें तो टी बन गया पूरा, और दूसरी तरीके से इसे हम देखना चाहें तो दूसरी तरीके से वाई भी बन जाता है। अगर हम इसे इस तरीके से देखें तो वाई, ठीक, यहाँ से देखना चाहिए, यहाँ से देख लें। अगला इसमें दोहरे। तो यहाँ पर वाई आकार की बस्तियाँ ये दी गई हैं। एक यहाँ से रास्ता गया और एक रास्ता यहाँ से इस तरीके से गया और ये वाई आकार की बस्तियाँ ये बन गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोहरे ग्राम। नदी पर पुल या फेरी के दोनों ओर इन बस्तियों का विस्तार होता है। तो क्रियाकलाप एक्टिविटी है आपके द्वारा 11th के भूगोल प्रयोगात्मक कार्य भाग 1 NCERT 2006 के अध्ययन किए गए किसी स्थलाकृतिक पत्रक में इन प्रतिरूपों की पहचान कीजिए। अगला है आपका ग्रामीण बस्तियों की समस्याएं। तो वहाँ पर आपने 11th में कोई देखा होगा बुक में कोई चैप्टर इस तरीके का, तो उसमें ये सब चीज़ें आपने देखी होंगी, तो उसके बारे में ही चर्चा इसमें करनी है। अगला है प्रॉब्लम्स ऑफ रूरल सेटलमेंट। इसे देख लेते हैं। विकासशील देशों में ग्रामीण बस्तियों की संख्या अधिक है एवं इनका आधारभूत ढांचा भी अविकसित है। ये नियोजकों के सम्मुख बड़ी चुनौती और सुअवसर प्रस्तुत करते हैं। विकासशील देशों में ग्रामीण बस्तियों में जल की आपूर्ति भी पर्याप्त नहीं है। पर्वतीय एवं शुष्क क्षेत्रों में निवासियों को पेयजल हेतु लंबी दूरियां तय करनी पड़ती हैं। जल जनित बीमारियां जैसे हैजा, पीलिया आदि सामान्य समस्या है। दक्षिणी एशिया के देश प्रायः बाढ़ एवं सूखे से ग्रस्त रहते हैं। सिंचाई सुविधाएं कम होने से कृषि कार्य पर भी प्रभाव पड़ता है। शौचघर एवं कूड़ा कचरा निस्तारण की सुविधाएं नगण्य हैं, जिससे इन क्षेत्रों में स्वास्थ्य से संबंधित समस्याएं रहती हैं। मकानों की रूपरेखा एवं उनके लिए प्रयुक्त होने वाली गृह निर्माण सामग्री हर पारिस्थितिक प्रदेश में भिन्न होती है। जो मकान मिट्टी, लकड़ी एवं छप्पर के बनाए जाते हैं, उन्हें भारी वर्षा एवं बाढ़ के समय काफ़ी नुकसान पहुंचता है एवं हर वर्ष उनके उचित रखरखाव की आवश्यकता पड़ती है। अधिकतर मकानों की रूपरेखा भी ऐसी होती है जिसमें उपयुक्त संवातन नहीं होता है। एक ही मकान में मनुष्यों के साथ पशु भी रहते हैं। इसी मकान में पशु शेड और उनके चारा रखने की जगह भी होती है। ऐसा इसलिए किया जाता है कि जंगली जानवरों से पालतू पशुओं और उनके चारे की रक्षा उचित ढंग से हो सके। आगे देखते हैं। कच्ची सड़क एवं आधुनिक संचार के साधनों की कमी भी यहाँ की प्रमुख समस्या है। वर्षा ऋतु में इन क्षेत्रों का संपर्क आसपास के क्षेत्र से कट जाता है, जिससे आपातकालीन सेवाएं प्रदान करने में भी गंभीर कठिनाइयां उपलब्ध हो जाती हैं। विशाल ग्रामीण जनसंख्या के लिए स्वास्थ्य एवं शिक्षा संबंधी पर्याप्त सुविधाएं प्रदान करना भी कठिन और हो जाता है।
यह समस्या उस समय और विकट हो जाती है जब ग्रामीणीकरण उचित प्रकार से नहीं हुआ और विशाल क्षेत्र में मकान दूर तक विकसित होते हैं। नगरीय बस्तियां, अगला हम देखते हैं नगरीय बस्तियां या अर्बन सेटलमेंट। तीव्र नगरीय विकास एक नूतन परिघटना है। कुछ समय पूर्व तक बहुत ही कम बस्तियां कुछ हजार से अधिक निवासियों वाली थी। प्रथम नगरीय बस्ती लंदन नगर की जनसंख्या लगभग 1810 ईस्वी में 10 लाख हो गई। तो 1810 ईस्वी में लंदन नगर की जनसंख्या 10 लाख हो गई। 1982 में विश्व में करीब 175 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले थे नगर। अच्छा, सन 1982 में 175 जो नगर थे वो 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले थे। 1800 में विश्व की केवल 3% जनसंख्या नगरीय बस्तियों में निवास करती थी, जबकि वर्तमान समय में 48% जनसंख्या नगरों में निवास करती है। तो वर्तमान समय में 48% जो जनसंख्या हमारी नगरों में निवास करती है। तो विश्व में जनसंख्या का प्रतिशत है, तो ये आंकड़े बड़े इंपॉर्टेंट हैं। ठीक, 1810 में 10 लाख हो गई थी किसकी, लंदन शहर की जनसंख्या, पहला नगर लंदन है। 1982 में विश्व में 175 नगर 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले थे। 1800 ईस्वी में 3% जनसंख्या नगरीय 1800 में 3% जनसंख्या नगरीय बस्तियों में निवास करती थी, जबकि वर्तमान में 48% जनसंख्या नगरों में निवास करती है। तो विश्व की जनसंख्या का प्रतिशत है नगरीय जनसंख्या का 1800 ईस्वी में 3% है, 1850 में 6% है, 1900 में 14% है, 1950 में 30% है, 1982 में 37% है और सन 2001 में 48% है। अभी 2017 का एक नया आंकड़ा आया है, तो 2017 में 54% हो गई है। 2000 अगर हम 17 की बात करें, 2020 का डेटा तो अभी नहीं है एग्जैक्ट, तो ये वाला डेटा है, इसमें 54% हो गई है। 54% जनसंख्या नगरों में निवास करती है जी। ठीक, सन 2017 के अनुसार 2017 के आधार पर हम इसे बोलेंगे। चलिए, नगरीय बस्तियों का वर्गीकरण अब देखते हैं हम। जो क्लासिफिकेशन है अर्बन सेटलमेंट का, उसके बारे में बात कर लेते हैं। नगरीय क्षेत्रों की परिभाषा एक देश से दूसरे देश में भिन्न है। वर्गीकरण के कुछ सामान्य आधार जनसंख्या का आकार, मनुष्यों द्वारा किए जाने वाले व्यवसाय एवं प्रशासकीय ढांचा है। जनसंख्या का आकार, साइज ऑफ पॉपुलेशन। नगरीय क्षेत्रों को परिभाषित करने के लिए अधिकतर देशों ने इसी मापदंड को अपनाया है। नगरीय क्षेत्र की श्रेणी में आने के लिए जनसंख्या के आकार की निचली सीमा कोलंबिया में 1500, अर्जेंटीना एवं पुर्तगाल में 2000, संयुक्त राज्य अमेरिका में एवं थाईलैंड में 2500, भारत में 5000, जापान में 30,000 व्यक्ति हैं। तो ये नगरीय जनसंख्या अलग अलग देशों में अलग अलग इसका क्राइटेरिया है। ठीक, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट एक सेगमेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। भारत में जनसंख्या के अतिरिक्त जनसंख्या घनत्व 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर होनी चाहिए एवं साथ ही साथ गैर कृषि कार्यों में लगी जनसंख्या को भी ध्यान में रखा जाता है। विभिन्न देशों में जनसंख्या घनत्व अधिक या कम होने की स्थिति में घनत्व वाला मापदंड उसी के अनुरूप घटा व बढ़ा दिया जाता है। डेनमार्क, स्वीडन एवं फिनलैंड 250 व्यक्तियों की जनसंख्या वाले सभी क्षेत्र नगरीय क्षेत्र कहलाते हैं। आइसलैंड में नगर होने के लिए न्यूनतम जनसंख्या 300 मनुष्य होनी चाहिए, जबकि कनाडा एवं वेनेजुएला में 1000 व्यक्ति। व्यावसायिक संरचना, अगला हम देखेंगे ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर जो है नगरीय जनसंख्या का, नगरों का, उसके बारे में बात करेंगे।
जनसंख्या के आकार के अतिरिक्त कुछ देशों में जैसे भारत में प्रमुख आर्थिक गतिविधियों को भी नगरीय बस्तियां निर्दिष्ट करने के लिए मापदंड माना जाता है। इसी प्रकार इटली में उस बस्ती को नगरीय बस्ती कहा जाता है जिनकी आर्थिक रूप से उत्पादक जनसंख्या 50% गैर कृषि कार्यों में संलग्न हो। भारत में 75% जनसंख्या गैर कृषि कार्यों में मापदंड माना जाता है। अगला है प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन भी देख लेते हैं नगरीय क्षेत्रों का क्या है। कुछ देशों में किसी बस्ती को नगरीय बस्ती में वर्गीकृत करने के हेतु प्रशासनिक ढांचे को मापदंड माना जाता है। उदाहरण के लिए भारत में किसी भी आकार की बस्तियों को नगर के रूप में वर्गीकृत किया जाता है यदि वहां नगरपालिका, छावनी बोर्ड या अधिसूचित नगरीय क्षेत्र सीमित हैं। इसी प्रकार लैटिन अमेरिका के देश ब्राजील एवं बोलिविया में जनसंख्या आकार का ध्यान नहीं रखते हुए किसी भी प्रशासकीय केंद्र को नगरीय केंद्र माना जाता है। अगला है स्थिति, तो लोकेशन के बारे में बात कर लेते हैं। नगरीय केंद्रों की स्थिति उनके द्वारा संपन्न कार्यों के आधार पर देखी जाती है। उदाहरण के तौर पर किसी अवकाश सैरगाह की स्थिति के लिए जो आवश्यक बातें होनी चाहिए वो औद्योगिक नगर, सेना नगर या समुद्री पत्तन नगर के लिए आवश्यक स्थितियों से भिन्न होती हैं। सामरिक नगरों की स्थिति ऐसी जगह हो जहां इसे प्राकृतिक सुरक्षा मिले। खनिज नगरों के लिए क्षेत्र में आर्थिक दृष्टिकोण से उपयोगी खनिजों का पाया जाना आवश्यक है। औद्योगिक नगरों के लिए स्थानीय शक्ति के साधन एवं कच्चा माल, पर्यटन केंद्र के लिए आकर्षक दृश्य या सामुद्रिक तट, औषधीय जल वाला झरना या ऐसी ऐतिहासिक अवशेष पत्तन के लिए पोताश्रय का होना। प्राचीन नगरीय बस्तियों की स्थिति जलग्रह निर्माण सामग्री, उपजाऊ भूमि उपलब्ध पर निर्भर रहती थी। तो पहले क्या होता था, बस्तियां जो जलग्रह निर्माण सामग्री और उपजाऊ भूमि जो फर्टाइल लैंड है, नदी है, पानी है, एसेंशियल जो हमारे पास सोर्स हैं उनके आसपास ही नगरीय बस्तियां बसाई जाती थी। यद्यपि वर्तमान में भी उपरोक्त कारकों का महत्व कम नहीं हुआ है, फिर भी आधुनिक प्रौद्योगिकी के कारण जो नई अभी टेक्नोलॉजी आई है उसके कारण ऐसे क्षेत्रों में भी नगरीय बस्तियां विकसित हो गई हैं जहां उपरोक्त सुविधाएं न हो। पाइपलाइन के द्वारा जल दूर दूर तक पहुंचाया जा सकता है एवं यातायात के साधनों के माध्यम से गृह निर्माण सामग्री भी दूरस्थ क्षेत्रों से प्राप्त की जा सकती है। अगला है नगरों के विस्तार में स्थान के अलावा उनकी स्थिति भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जो नगर महत्वपूर्ण व्यापारिक मार्ग के निकट स्थित हैं उनका विकास तेजी से हुआ है। तो जो नगर जो हमारे ट्रेडिशनल जो ट्रेड से संबंधित हैं उनके आसपास जो नगर बसे हैं वो नगर काफ़ी विकसित हुए हैं। अगला है नगरीय क्षेत्रों के कार्य, तो इसे भी देख लेते हैं एक बार। प्राचीन नगर प्रशासन, व्यापार, उद्योग, सुरक्षा एवं धार्मिक महत्व के केंद्र हुआ करते थे। वर्तमान समय में सुरक्षा तथा धर्म का कार्यात्मक विविधीकरण के रूप में महत्व घटा है, परंतु कई अन्य कार्य इस सूची से जुड़े हैं। आजकल कई नए कार्य जैसे मनोरंजनात्मक, यातायात, खनन, निर्माण, आवासीय तथा सबसे नवीन सूचना प्रौद्योगिकी आदि कुछ विशिष्ट नगरों में संपन्न होते हैं। इनमें से कुछ कार्यों के लिए नगरीय केंद्रों को समीप के ग्रामीण क्षेत्रों से किसी भी प्रकार से आधारभूत संबंधों की आवश्यकता नहीं होती। सूचना एवं प्रौद्योगिकी का एक कार्य के रूप में वर्तमान एवं नवीन बस्तियों के विकास में क्या प्रभाव पड़ा है, तो इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन जो टेक्नोलॉजी है उसका क्या प्रभाव पड़ा है बस्तियों में, तो बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा है। पॉपुलेशन ज़्यादा मात्रा में वहाँ पर निवास करती है। अगली एक्टिविटी है उन शहरों की सूची बनाएं जिनमें नए कार्यों ने पुराने कार्यों
का स्थान ले लिया है। तो नए कार्यों ने पुराने कार्यों को रिप्लेस कर दिया। हम शहरों की लिस्ट बनानी है। यद्यपि नगर बहुत से कार्य करते हैं, पर हम केवल उनके द्वारा किए गए प्रमुख कार्यों का ही उल्लेख करते हैं। उदाहरण के तौर पर हम शेफील्ड, शेफील्ड इंग्लैंड में है, को औद्योगिक नगर, लंदन को पत्तन नगर, चंडीगढ़ को प्रशासकीय नगर सोचते हैं। बड़े नगरों में विभिन्न प्रकार के कार्य किए जाते हैं। इसके अतिरिक्त समय के अनुसार नए नए कार्य विकसित होते रहते हैं। इंग्लैंड के 19वीं शताब्दी के मछली पकड़ने वाले पत्तनों ने अब पर्यटन को विकसित कर लिया है। कई प्राचीन बाजार नगर अब विनिर्माण कार्यों के लिए जाने जाते हैं। नगरों एवं शहरों का वर्गीकरण निम्न प्रकार से किया जाता है। तो नगरों और शहरों का वर्गीकरण कल हम पार्ट 2 में पढ़ेंगे। तो आज पार्ट 1 आपका समाप्त होता है, लास्ट चैप्टर है। तो इसका पार्ट 2 आपको कल पढ़ाया जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू।